शामिल किया गया। पाठ्यक्रम को शामिल किया गया और उसमें हमको यह पता चला कि ये सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। और एक जब बालक किसी क्लास में वो पढ़ रहा है तो उसको भी यह बात पता होना चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन हमको पढ़ाएगा, क्या पढ़ना है हमको, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसको हम लोग आज के डेट में जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ये 1993 की बात हम कर रहे हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन हुआ। अगर आपसे पूछेगा कोई कि यशपाल समिति के गठन कब हुआ तो आप बोलिएगा 1993 में। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। और उन्होंने ही NCF को डेवलप किया और आज के डेट में NCERT जो है, NCERT उन सारे दस्तावेज़ों को अपने पास संभाल कर रखी है। और आज जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारे सामने आपके सामने उपस्थित है वो प्रोफेसर यशपाल का ही देन है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ये चीज़ें बताया गया NCF में। NCF के जो भी सिफारिश है, और NCF के बारे में बता दें, जब ये NCF को तैयार किया गया था उस समय 21 देश के शिक्षाविद आए थे। शिक्षाविद हो, मनोवैज्ञानिक हो, विषय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, सभी लोग आए 21 देश के। और उसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना जो है ये कह सकते हैं सजेस्ट किया कि हाँ आपको ऐसे करिकुलम फ्रेमवर्क में रखना चाहिए। मतलब कि रटने पर बल नहीं देना चाहिए, समझने पर बल देना चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए। हमेशा जो है पाठ्यक्रम आपका जो है बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, वो हमारा व्यवहारिक होना चाहिए, बिहेवियर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सभी ने जो है अपना अपना मत प्रस्तुत किया। जो 21 देश के जो शिक्षाविद लोग आए थे उन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया और जो उन लोगों ने जो बात कही और वही सिफारिश आज के डेट में हमारा NCF बन गया है। आज के डेट में हमारा NCF 2005 के रूप में उसे हम
देखते हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको प्रकृति समझ में आ गया होगा, नेचर समझ में आ गया हो कि हाँ एनसीएफ आखिर है क्या और क्यों हमारे लिए ज़रूरी था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं एनसीएफ 2005, है ना, कि पाठचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है सत्य है, मतलब कि इसमें से 3 कथन असत्य होगा और 1 कथन हमारा सत्य होगा, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि कौन सा कथन सत्य है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो। पाठचर्या का विकास इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास पर अवसर उपलब्ध कराए। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो आपको कहा गया है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना, लचीला बनाने का मतलब, लचीला का मतलब होता है समय के साथ में बदलाव करना, लचीला का मतलब होता है बदलाव, तो समय के साथ में बदलाव होना चाहिए। और उसके बाद में कहता है इसमें बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी क्लास में हम बच्चों को पढ़ाएं तो उसको एक एक्टिविटी से जोड़िए, बच्चों को एक्टिविटी गतिविधि के द्वारा जोड़िए, खेल खेल में बच्चों को सिखाइए। तो यह बात एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि आपको पाठ्यक्रम हमेशा जो है एक ही तरह का नहीं रखना है, और ना ही जिस तरह से परीक्षा आप शुरू से लेते आ रहे हैं तो उसी तरह से परीक्षा हमारा लेते चले। जैसे सपोज डेट एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पापा जी दादाजी जो जिस सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, या आप भी जिस सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, उस समय सिर्फ जो है एक 6 मंथ पे एग्ज़ाम होता था और एक जो है 12 मंथ पे एग्ज़ाम होता था, जिसको छमाही और बारहमाही कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में आप ही के घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका एग्ज़ाम का सिस्टम देख लीजिएगा, उसका साप्ताहिक टेस्ट रहता है, मंथली टेस्ट रहता है, वीकली टेस्ट रहता है, फिर जो है 3 महीने पे, फिर 6 महीने पे, फिर 12 महीने पे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो परीक्षा पद्धति में पले बढ़े हैं और अभी के जो बच्चे परीक्षा पद्धति में जी रहे हैं, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है परीक्षा पद्धति जो है लचीला है, और लचीला होना भी चाहिए क्योंकि समय के अनुसार बदलाव करना ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारे समय उतना ज़माना जो है डेवलप नहीं था, इसीलिए छमाही और बारहमाही पर लोग, हो सकता है कि हमारे समय ज़माना उतना डेवलप नहीं था, इसीलिए लोग सीधा छमाही और बारहमाही के परीक्षा को लेते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ज़माना चेंज हो गया है, तो निश्चित रूप से हमको बदलाव करना ज़रूरी है और समय के साथ में बदलाव होना भी चाहिए। और ये आपको परीक्षा पद्धति में ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में भी बदलाव होना चाहिए, करिकुलम में भी बदलाव होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपके पिताजी मैट्रिक में पढ़े हैं वहीं पाठ्यक्रम अभी तक है, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि समय के साथ में बदलाव करना ज़रूरी है, इसी को हम लोग लचीलापन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ पर आधारित हो। यह बात एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से, जो भी हम आपको बताएं कि 21 देश के शिक्षाविद जो है अपना अपना सिफारिश लेकर अपना अपना सिफारिश दिए, उसमें वह बात उन्होंने कहा कि बच्चों का जो पढ़ाई है वो रटंत पर आधारित नहीं होना चाहिए। मतलब रटने पर बल न दें, उसको किस पर बल देना है? समझने पर बल देना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर बल देना है। और उसमें उन्होंने एक और बात कही थी, आप लिख लीजिएगा। उन्होंने जो है एक और बात कही थी कि जो है हमेशा सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, समझ को ज्ञान मानना है। तो ऑब्वियसली सूचना कौन होता है? जो आपके सामने लिख दिया गया है उसको सिर्फ रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो इस बात पर भी जोर दिया था कौन? एनसीएफ 2005। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पाठचर्या का विकास इस प्रकार हो कि बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर मिले, मतलब कि हमारा कोर्स ऑफ स्टडी ऐसा होना चाहिए। पाठचर्या को हम लोग कहेंगे कोर्स ऑफ स्टडी। तो कोर्स ऑफ स्टडी हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ? ऑल ओवर डेवलपमेंट। बच्चा का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा करिकुलम, हमारा कोर्स ऑफ स्टडी कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब कि कोर्स ऑफ स्टडी में आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ में अन्य खेल गतिविधियों को भी जोड़ा जाए, जिससे बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, ए टू जेड विकास हो सके और पूर्ण विकास हो सके और सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों बात सही है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आप ये नहीं समझेंगे इस वीडियो में कि हम कितना क्वेश्चन इस वीडियो में किए। क्वेश्चन से हमारा मतलब नहीं है, मतलब हमारा इससे है कि आपको समझाने से है, आपको इसके अवधारणा से रूबरू कराने से है। मतलब कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन अगर हम 1000 क्वेश्चन करा दें आपको, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रटने के प्रवृत्ति पर आपको बल नहीं देना है, समझने की प्रवृत्ति पर। और जब आप एनसीएफ के अवधारणा को समझ जाएंगे तो एनसीएफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कहता है कि एनसीएफ के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार जो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो चीज़ पढ़ा दिए हैं उसका जो है जांच करना, इवैल्यूएट करना, उसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं, है ना। तो कहता है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रेक्षण के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3 मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन नंबर 4 लिखित परीक्षण के आधार पर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए बच्चा यहाँ पर ध्यान देना कि कक्षा 1 और 2 की ही बात हो रही है, और कक्षा 1 और 2 में ज़्यादा लिखित पर बल नहीं दिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में आप खुद सोचिए ना, आपके घर में जो बच्चे होंगे वो 1 और 2 में ज़्यादा लिखते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़ने पर उनको मौखिक शब्दों पर ज्ञान दिया जाता है, मौखिक परीक्षणों पर बल दिया जाता है, या मौखिक रूप से आप उसको सिखाते भी हैं। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा जो है रंपक चंपक की कहानी, अलग अलग तरह के छोटी छोटी जो है कविताएँ बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन याद तो कर लेगा लेकिन उसको लिखा नहीं जाता उसे, कक्षा 1 और 2 में रहेगा। तो क्या समझे आप इससे कि बच्चों का उस समय जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादातर मौखिक क्षेत्र में ही होता है। इसीलिए अगर हम कक्षा 1 और 2 के बच्चे की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे को अगर हमको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, तो उसको मौखिक परीक्षण के द्वारा ही आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, आप उसका मूल्यांकन कीजिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 4 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। ठीक है, कहता है कि एनसीएफ 2005 जो है किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने का बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा बिना बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, और ऑप्शन नंबर 3 कहता है शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पर्यावरण का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। और आपको बता दें हम कि जो एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है, सूत्र बोलते हैं ना, सूत्र, मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ का। ठीक है, मतलब एक ऐसा शिक्षा पद्धति जिसमें बच्चा को बोझ भी ना लगे, जिसमें बच्चा को बर्डन भी ना हो, बच्चा को ये लगे नहीं कि हाँ पढ़ाई कितना भारी है और फिर भी हम बच्चे को पढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ऐसा हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए। यह बात कौन कहा है? एनसीएफ 2005 ने कहा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 का जो मुख्य फार्मूला है, सूत्र कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है, उसका टैगलाइन आप कह सकते हैं, वो टैगलाइन ही उसका ये है, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ का शिक्षा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए बिना बोझ का शिक्षा किस में कहा गया है, शिक्षा बोझ के साथ, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, पर्यावरण वाला कोई चर्चा इसमें नहीं किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ में हम लोग चले जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि शिक्षा का मुख्य सूत्र क्या है तो आप कहिएगा लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होगा, इसीलिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। पाठचर्या का मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ स्टडी का मतलब है क्या, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। देखिए
ये जो ऐसे पाठचर्या आप नाम सुन रहे हैं ना, तो आपको यह बात ध्यान रखना है, जिस तरह से आपका एक दिनचर्या होता है, पाठचर्या को आप लोग इस तरह से समझे जैसे आपका एक अपना दिनचर्या होता है। दिनचर्या का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि आज मेरा दिनचर्या बहुत ख़राब रहा, मतलब क्या समझे, दिनचर्या आज मेरा बहुत ख़राब रहा मतलब सुबह से लेकर के और रात के सोने तक जो गतिविधि दिन भर में आप किए हैं वह आपका दिनचर्या के अंतर्गत में आता है। तो उसी तरह है पाठचर्या। पाठचर्या का भी सेम कंडीशन है कि पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, मतलब कि विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम। अब संपूर्ण कार्यक्रम का मतलब हुआ कि उसमें खेल भी आएगा, पढ़ाई भी आएगा, ठीक है, अलग अलग तरह का एक्टिविटी आएगा जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना एक्सपीरियंस करते हैं, तो वह उसका पाठचर्या कहलाता है ना, वह उसका क्या कहलाता है, पाठचर्या कहलाता है। पाठचर्या का क्षेत्र बड़ा होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि कैरिकुलम एक्टिविटी, को कुरिकुलम एक्टिविटी, विद्यालय का जितना भी कार्यक्रम है, ठीक है, प्रतिदिन जिसमें बच्चा एक एक्सपीरियंस प्रत्येक दिन लेता है, उसे ही हम लोग पाठचर्या कहेंगे। और अगर आपको नहीं याद होगा तो आप सीधा ये समझ लीजिएगा कि जिस तरह से एक व्यक्ति का दिनचर्या दिन भर का काम होता है, उसी तरह से एक बालक का पाठचर्या का मतलब ये हुआ कि विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें बच्चे प्रत्येक दिन अपना एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसे ही हम लोग पाठचर्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कोर्स ऑफ स्टडी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर, मतलब इस क्वेश्चन को जो पूछा गया था ना कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली, ये जो कोर्स ऑफ स्टडी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्स ऑफ स्टडी, पाठचर्या शब्दावली की डैश की ओर संकेत करता है, मतलब पाठचर्या का मतलब क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम, चाहे वो करिकुलम एक्टिविटी हो या को कुरिकुलम एक्टिविटी हो। करिकुलम एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो चीज़ें पढ़ाना, और को कुरिकुलम एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि आपको सिलेबस में जो चीज़ें दिया गया वो पढ़ाना, उसके साथ साथ में खेल के माध्यम से भी उसको बताना, जैसे हॉकी, संगीत, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह खिला करके, तो वो सब को कुरिकुलम एक्टिविटी हो गया, है ना। तो आपको दोनों सम्मिलित रहता है किसमें, पाठचर्या के संदर्भ में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए, समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बोलते हैं, सब्सक्राइब जो है, हम ये बात नहीं कहेंगे आपको कि हमारे वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पसंद है तो लाइक कर देना है, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करना है आपको, ठीक है। डिसलाइक करने से हमको यह पता लगेगा कि हमारे में कमी है, हमको समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए आपने डिसलाइक किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है सर, हमको अच्छी तरह से समझा दिए हैं, तो प्लीज़ आप अपने साथी के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी यह लाभ मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं जब STT एग्ज़ाम में NCF से सवाल जब आएगा, तो कम से कम इस माध्यम से अगर 1-2 क्वेश्चन भी उनका सही हो जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभ के पात्र हम जरूर होंगे, है ना। तो उनके पास शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कह रहा नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत टिपिकल होता है। कभी कभी बोलता है कौन सा सम्मिलित है, कभी कहता है नहीं है, तो ये वाला पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। नहीं है का मतलब इस ऑप्शन में 3 होगा और 1 नहीं वाला होगा, ठीक है, और है का मतलब 3 नहीं वाला और 1 है वाला, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कौन सा नहीं है, देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में, मतलब जो भी उसका सिद्धांत दिया गया है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर 1, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन नंबर 2, रटने को महत्व प्रदान न करना। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि रटने को महत्व प्रदान नहीं करना है, सही बात है, समझने को महत्व प्रदान करना है ना। ऑप्शन नंबर 3 कहता है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, मतलब ये कभी नहीं कहता है कि आपको ध्यान रखना है सम्मिलित पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। इतर ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि केवल पुस्तक में जो चीज़ें दिया हुआ है केवल उसी को नहीं पढ़ना है, बल्कि पुस्तक के बाहरी जो चीज़ दिया हुआ उस पर भी एक टीचर का परम कर्तव्य बनता है कि पुस्तक के साथ साथ में अन्य नॉलेज भी बच्चों को देना है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ठीक है। अब ये भी बात बताएं हैं कि जो भी नॉलेज हम बच्चों को देंगे, ये सब सिफारिश में कहा गया है। NCF का जो सिफारिश हुआ था, 21 देश के जो शिक्षाविद आए थे, उसी सिफारिश में ये सब बातें कही गई है। तो ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, मतलब कि हमको क्या करना है, ज्ञान को जो है, नॉलेज को बच्चे के वास्तविक जीवन से हमको जोड़ना है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सा बात सही हो गया कि रटने को महत्व प्रदान नहीं करना है, ये भी बात सही है। पुस्तकों को इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये भी बात सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी बात सही है। लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये बात एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है। ठीक है, एनसीएफ का जो सिफारिश था, जो 21 देश के शिक्षाविद ने दिया, उस सिफारिश में यह बातें नहीं कही गई है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसमें कहता है कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला सम्मिलित नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। राष्ट्रीय परिचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्या होगा इसका सही उत्तर। कहता है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता है, मतलब किस तरह से हम बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, उसका क्या किस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो केवल भौतिक संसाधन से, मतलब कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिसोर्सेज सिर्फ हम उसके सामने में रखेंगे तो वह ज़्यादा सीख पाएगा। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, जो भी शिक्षित है, मतलब ये तो बात पता है आपको, अध्यापक जो भी होना चाहिए शिक्षित होना चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेटेड करने वाला होना भी चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, मतलब उसका जो नॉलेज है उस नॉलेज के एक्सपीरियंस के आधार पर होना चाहिए, और बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। देखिए तो ये एनसीएफ 2005 जो बने, देखिए ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो चारों का चारों ऑप्शन सही है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये शिक्षण कला है, शिक्षण कला में अधिकांशतः होता है कि कभी कभी आपको चारों का चारों ऑप्शन सही दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर 1 जो है कितना प्रतिशत सही है, 40% सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है 60% सही है। ऑप्शन नंबर 3 80% सही है। ऑप्शन नंबर 4 90% सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन के आधार पर इन सारे ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। मतलब चारों का चारों ऑप्शन सही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा सही है, कौन ऐसा ऑप्शन हम लेंगे जिसमें उपयुक्त तीनों ऑप्शन शामिल हो जाए। तो देखिए हमने आपको अभी बताया कि एनसीएफ क्यों बनाया गया। एनसीएफ पाठ्यक्रम को निर्माण के लिए, पाठ्यक्रम के सुधार के लिए बनाया गया है ना। मतलब एनसीएफ हमारे पास नहीं रहता तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन तीनों बात का हमको पता नहीं चल पाता। तो एनसीएफ का मुख्य काम क्या है, मुख्य काम यह है कि पाठ्यक्रम में सुधार करना। और ऑप्शन नंबर 4 में यह बात कहा गया है कि बालकों के लिए संरचित अनुभव, ठीक है ना, और पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, अब इसमें देखिए केवल भौतिक संसाधन में बात की गई है, इसमें केवल जो है अभिप्रेरित करने पर बात की गई है, इसमें केवल ज्ञान के संदर्भ में जो है अनुभव एक्सपीरियंस की बात की गई है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठचर्या का, कि पाठ्यक्रम में सुधार की बात और संरचित अनुभव की बात, दोनों की बात इसमें कह दी गई है। इसीलिए हम लोग किसके साथ में चले जाएंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा कभी कभी जो है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए यहाँ पर नैतिक बातों की भी बात की गई है, और एनसीएफ 2005 में यहाँ पर हम लोग बोले, अगर नैतिक को हम लोग बोलते हैं मोरल एजुकेशन की भी बात की गई है। मतलब बच्चों को मोरल एजुकेशन तो हमको सिखाना ही सिखाना है। और मोरल एजुकेशन किसे कहते हैं आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे
सभी काम सत्यता की ओर होना, जो हमारे पुरुष महापुरुष कह दिए हैं वो हमारा क्या है, नैतिक बातें हैं। जैसे हम अपने घर में बच्चों को कहते हैं कि बेटा सुबह सुबह जगकर मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए, बुरा चीज़ नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, ये सब बच्चों को हम सिखाते हैं ना। तो ये सब नैतिक बातें हैं, ये सब मोरल बातें हैं ना। तो नैतिक शिक्षा को भी एनसीएफ 2005 ने कहा जोड़ने के लिए। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में, मतलब एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ही इसको लगा दो तो नहीं, हमारे यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में तो शांति शिक्षा के लिए एक अलग विषय के रूप में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये भी बात, शांति शिक्षा के लिए कोई ऐसा किताब पढ़े हैं कि जो स्पेशल शांति शिक्षा पर आधारित हो, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल से छंट गया। ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है ये बिल्कुल छंट गया, बच गया ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, ये बात बिल्कुल सही है, नैतिक शिक्षा पर बात की गई है। लेकिन उसके पहले क्या कहता है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि महिलाओं को कैसे सम्मान करना है, आदर देना है, जिम्मेदारी देने के लिए, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो हमारे परिवार का रीढ़ होती है। कहते हैं ना कि एक मनुष्य का जो है सबसे मुख्य अंग जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसी तरह से हमारे परिवार का सबसे अहम हिस्सा होती हैं महिलाएं। और महिलाएं जब चाहेगी हमारे समाज में शांति को रखना या शांति को फैलाना, तो उनका सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप समय समय पर कार्यक्रम को आयोजित करवाइए। एनसीएफ 2005 में ये बातें कहा गया, जब आप उसके सिफारिश को पढ़ेंगे तो ये बातें कहा गया है। और इसीलिए हम लोग जो है, जैसे मदर्स डे हुआ, ठीक है, मदर्स डे के अंतर्गत में एनसीएफ 2005 में यह बात कहा गया कि जितने भी बच्चे की माँ है उनको स्कूल में बुलाना चाहिए और मदर्स डे पर उनको सम्मान देना चाहिए, माँ दिवस पर उनको सम्मान देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं यह उनको लगे कि हाँ हमको जो है समाज में वैल्यू करने वाले लोग हैं, और हमको जो है कहीं ना कहीं ये लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे। ठीक है, ये नैतिक शिक्षा भी वाला भी बात सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सही आपको ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ठीक है, किसकी बातचीत की गई है, देखिए, ज्ञान अस्थाई है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है तो उसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए। अब यहाँ पर राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थाई है, वो दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको यह बात समझना है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र, मतलब हमारा क्या जाता है, एजुकेशनल सेंटर्ड से लेकर के हमको सब्जेक्ट सेंटर्ड की तरफ जाना है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड की तरफ जाना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ में चलेगा। थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम है। ज्ञान अस्थाई है, वो दिया जाता है, से ज्ञान का विकास हो जाता है, मतलब आपको यह समझना है इसमें इसके मतलब को हम समझा रहे हैं। आपको क्या कहना है इसका, कि ज्ञान जो है परमानेंट होता है, लेकिन आपको उसको अगर अच्छे से आप डेवलप करें, उसके अस्थाई जड़ को लेते हुए आप डेवलप करें, एक तरह से कह सकते हैं आधारशिला को मजबूत करते हुए अगर डेवलप करें, तो नॉलेज आपका जो है परमानेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अस्थाई हो सकता है। तो यही बात इसमें कहा गया एनसीएफ 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। आज के वीडियो में ही हमने आपको बताया था एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, आज के वीडियो में ही हमने आपको बताया था। और एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, अगर आप हमारा आज का वीडियो नहीं देखें, सुबह में हम एक वीडियो डाले थे, उसमें एनसीटीई के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, और 3 सवालों का जवाब देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल ये है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म बताना है। दूसरा सवाल आपको हम ये बता दें, एफ का प्रमुख सूत्र क्या है, एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है। और तीसरा सवाल आपके सामने, अभी तक का पाठचर्या के क्षेत्र में सबसे नवीनतम रिपोर्ट कौन सा है।
तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के पास शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इससे लाभ मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।